क्या तुम्हारे दिमाग में हर पल एक युद्ध चलता है? एक तरफ डर, दूसरी तरफ अवसर, और अक्सर डर सिर्फ सोचने से और जीत जाता है। सोचते रहना आसान है, क्या लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हुआ तो? पर एक सच जो कम लोग मानते हैं ये है, सोचना हमारे सपनों का कर्ज बढ़ाता है। हर एक्स्ट्रा सोच एक कदम पीछे हटने जैसा है। अब संभल कर सुनो, जिन लोगों ने दुनिया बदली उन्होंने सबसे ज्यादा सोचा नहीं, उन्होंने किया। डर महसूस करो पर उसे अपनी कहानी मत बनने दो। एक्शन छोटा करो, फर्क बड़ा आएगा। आज एक छोटा कदम उठा के देखो, बोलो, कोशिश करो, शुरू करो, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। यह वीडियो तुम्हें वही तरीका देगा जिसने मुझे और हजारों लोगों को आगे बढ़ाया। कभी ऐसा हुआ है कि तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, पर दिमाग बंद नहीं हो रहा। हर वो बात जो दिन में हुई बार बार रिवाइंड हो रही है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्या वो मुझसे नाराज तो नहीं? या फिर अगर कल वो काम गलत हुआ तो? ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई रेडियो चालू है जो बंद ही नहीं होता। ऐसी ही कहानी है अंशुल की। एक साधारण सा लड़का, लेकिन हर बात पर ज्यादा सोचने वाला। क्लास में अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो वो रात भर उसी बात पर सोचता रहता। दोस्त ने रिप्लाई नहीं किया तो हजारों थ्योरी बना लेता। शायद वो अब बात नहीं करना चाहता, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। धीरे धीरे ये सोच उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। काम करने से पहले वो सोचता, करने के बाद पछताता। हर फैसला एक डर बन गया। वो जो छोटी छोटी बातें थी ना, वो अब उसके दिमाग के अंदर तूफान बन चुकी थी। और यही है ओवरथिंकिंग का जाल, जहां तुम सोचते रहते हो पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते। असल में हमारा दिमाग बुरा नहीं है, वो बस हमें बचाने की कोशिश करता है। वो हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सोचता है ताकि हम गलती न करें। लेकिन यही सोच जब कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो वो हमें डिसीजन लेने से रोक देती है, और धीरे धीरे हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। अंशुल को एहसास तब हुआ जब एक दिन उसने अपने जर्नल में लिखा, आज मैंने पूरा दिन सिर्फ सोचने में बर्बाद कर दिया। उस दिन उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने तय किया कि वो अपने दिमाग के हर विचार को ऑब्जर्व करेगा, जज नहीं करेगा। जब भी कोई बेकार सोच आती, वो खुद से कहता, ठीक है तू सोच ले, पर मैं अब इसमें डूबूंगा नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करने लगते हो तो वो खुद ही कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग तब ताकतवर होती है जब तुम उसे सच मान लेते हो। एक दिन उसने 10-10 टेस्ट नाम की चीज अपनाई। वो खुद से पूछता, क्या ये बात 10 दिन, 10 महीने या 10 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं होता तो वो उस सोच को वहीं खत्म कर देता। ये छोटी सी आदत ने उसकी जिंदगी बदल दी। ओवर थिंकिंग से निकलने का रास्ता कोई जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है हर दिन की। सुबह उठो और 5 मिनट अपने सारे विचार लिख दो। जैसे ही तुम उन्हें कागज पर उतारते हो वो तुम्हारे दिमाग से उतरने लगते हैं, और जब तुम्हारा दिमाग हल्का होता है तब तुम ज्यादा स्पष्ट, शांत और आत्मविश्वासी महसूस करते हो। अंशुल अब भी सोचता है, पर फर्क ये है वो सोच का मालिक बन चुका है। सोच अब उसका मालिक नहीं रही, और शायद यही सीख हमें भी चाहिए। विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें डायरेक्शन देना। क्योंकि अगर तुम हर सोच के पीछे भागते रहोगे तो जिंदगी सिर्फ सोच में निकल जाएगी, जीने में नहीं। तो आज से तय करो, हर बार जब दिमाग दौड़े तो खुद से बस इतना कहना, रुको, सब ठीक है। सोच को नहीं, मुझे कंट्रोल करना है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम थके हुए हो, बस थोड़ा सुकून चाहते हो, पर दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। सोचते हो, काश थोड़ी देर के लिए ये सब बंद हो जाता। लेकिन जितना रोकने की कोशिश करते हो उतना ही ये आवाजें जोर से गूंजने लगती हैं। यही तो है विचारों की भीड़, जहां तुम्हारा मन ट्रैफिक सिग्नल बन जाता है और हर सोच अपनी गाड़ी लेकर उसमें फंसी रहती है। ऐसी ही भीड़ में फंसी थी सीमा। बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, हंसमुख, समझदार और सबकी मदद करने वाली। लेकिन रात को जब लाइट बंद होती तो उसके अंदर एक दूसरा शहर बस जाता, जहां हर गलती, हर बात, हर चेहरा दोबारा चलने लगता। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्या वो मुझसे नाराज तो नहीं?
लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। वो खुद को सोने के लिए मजबूर करती, पर नींद उसके पास आने से डरती थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके ज्यादातर विचार आज से जुड़े नहीं थे। कुछ अतीत में थे, जहां वो अपनी पुरानी गलतियों को बार बार रिप्ले करती थी, और कुछ भविष्य में, जहां वो इमेजिन्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती रहती थी जो अभी हुई ही नहीं थी। और बीच में था सोशल मीडिया, जहां हर किसी की जिंदगी परफेक्ट दिखती थी और वो सोचती, मैं क्यों नहीं। असल में यही 3 रास्ते हैं जहां से विचारों की भीड़ हमारे दिमाग में घुसती है। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और दूसरों से तुलना। ये तीनों मिलकर हमें थका देते हैं, क्योंकि दिमाग हर बार हमें अलर्ट रहने का इल्यूजन देता है। उसे लगता है अगर मैं सोचता रहूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन सच्चाई उलटी है। जितना हम सोचते हैं उतना ही हम अपनी ऊर्जा खोते जाते हैं। एक दिन सीमा ने खुद से पूछा, क्या मैं सोच रही हूं या सोच मुझ पर हावी हो गई है। यह सवाल उसके लिए टर्निंग पॉइंट बना। उसने एक छोटा सा नियम बनाया। जब भी विचारों की भीड़ लगती वो खुद से कहती, ठीक है, मैं 5 मिनट सोचूंगी, फिर 5 मिनट एक्शन की प्लानिंग करूंगी। इस 5-5 रूल ने उसके दिमाग को दिशा दी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब सोच को समय की सीमा मिलती है तो वो तुम्हें खाने नहीं लगती। फिर उसने एक और चीज बदली। वो रोज सुबह 10 मिनट मोबाइल बंद रखती थी। ना सोशल मीडिया, ना नोटिफिकेशन, बस चाय का कप और अपने विचार। पहले ये मुश्किल लगा, पर कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा है, क्योंकि अब वो दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना नहीं कर रही थी। अब वो खुद से मुकाबला कर रही थी, कल से थोड़ा बेहतर बनने का। वो आज भी सोचती है, पर फर्क ये है कि अब वो सोच को ऑब्जर्व करती है, अब्जॉर्ब नहीं करती। अब वो समझ चुकी है, विचारों की भीड़ तब तक लगती है जब तक हम अपने मन के ट्रैफिक पुलिस नहीं बनते। एक बार जब तुम समझ जाते हो कि कौन से विचार बेकार हैं और कौन जरूरी, तो भीड़ अपने आप कम हो जाती है। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा दिमाग हर वक्त किसी रेस में भाग रहा है, तो याद रखना, विचारों को रोकना नहीं है, बस उन्हें रास्ता देना है। और हर बार जब कोई बेवजह की सोच आए तो खुद से पूछो, क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है। अगर वो रोक रही है तो मुस्कुराओ, गहरी सांस लो और कहो, थैंक यू, लेकिन मुझे अब आगे बढ़ना है। क्योंकि जिंदगी सोचने से नहीं बदलती, जिंदगी तब बदलती है जब तुम अपने विचारों के शोर के बावजूद कदम बढ़ाने की हिम्मत करते हो। कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हारा दुश्मन बन गया है। तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो, नया काम शुरू करना, किसी से बात करना या कोई बड़ा फैसला लेना, पर अचानक भीतर से एक आवाज आती है, अगर गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे। शायद तुमसे नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई है जो हर वक्त तुम्हें रोकता रहता है। यही कहानी है राज की, एक ऐसा इंसान जो हर वक्त अपने ही विचारों से लड़ता रहता था। एक दिन बस ऑफिस में एक छोटी सी गलती हुई और उसने पूरा दिन खुद को कोसते हुए निकाल दिया। मैं हमेशा गड़बड़ क्यों करता हूं, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। धीरे धीरे ये आदत उसकी पहचान बन गई थी। हर छोटी बात पर उसका दिमाग उसे दोष देने लगता और वो मान भी जाता। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। राज अपने दोस्त के साथ बैठा था, जिसने उससे सीधा सवाल किया, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन होता तो वो तुम्हें इतनी चेतावनियां क्यों देता। ये सवाल उसके अंदर उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका दिमाग उसे नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उसके विचार कभी कभी गलत दिशा में जाते थे, पर इरादा हमेशा सही था, उसे दर्द से बचाने का, असफलता से बचाने का। उस दिन से उसने ठान लिया, अब मैं अपने दिमाग से लड़ूंगा नहीं, उससे बात करूंगा। उसने अपने विचारों को पहचानना शुरू किया। जब भी कोई नकारात्मक सोच आती, वो खुद से कहता, ओह, ये मेरी वरी वॉइस है। ठीक है, मैं जानता हूं तू मुझे डर से बचाना चाहती है, पर अब सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक अजीब शांति महसूस की। पहले जहां वो हर सोच से डरता था, अब वो उसे एक मित्र की तरह सुनता था। धन्यवाद दिमाग,
तेरा मकसद सही है, पर डायरेक्शन मुझे तय करने दे। राज ने एक और खेल सा तरीका निकाला। वो हर बेवजह की सोच को नाम देने लगा। जब भी उसका मन पुराने पछतावे में डूबता, वो मुस्कुराकर कहता, अच्छा, ये रहा, रिग्रेट ट्रैक 1 फिर से चालू हो गया। और जब भविष्य की चिंता शुरू होती, वो कहता, अरे, ये तो मेरा एंग्जाइटी डीजे फिर से गाना बजा रहा है। वो सोच को रोकता नहीं था, बस उसे पहचानता और आगे बढ़ जाता था। कई हफ्तों में उसने पाया कि उसका दिमाग अब दुश्मन नहीं रहा, क्योंकि जब तुम अपने विचारों को समझ लेते हो तो वो तुम्हें डराते नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। दिमाग बदलने की जरूरत नहीं होती, बस उसे सुनने और सराहने की जरूरत होती है। अब राज हर दिन अपने दिमाग की तारीफ करता, तू आज अच्छा काम कर रहा है। और सोचो, ये सिंपल सी आदत ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हो, वो तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे, मत करो, गलती हो जाएगी, तो बस मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद मेरे दोस्त, पर अब मैं डर के बावजूद आगे बढ़ना जानता हूं। याद रखो, दिमाग दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, बस कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। तुम्हारा काम है उसे प्यार से समझाना, ना कि हर बार उससे लड़ना, क्योंकि जब तुम अपने दिमाग से दोस्ती कर लेते हो तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर दो छाया सा कुछ है, एक जो लगातार भविष्य को डर और शक से भर देता है, और दूसरा जो अतीत की गलती पर बार बार प्रहार करता है। सीमा की कहानी कुछ ऐसी ही है। सीमा ने एक सुरक्षित नौकरी छोड़ दी थी। उस दिन वो उत्साहित थी, लेकिन अगले ही हफ्ते जब चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने सोची थी, तो डर और पछतावा उसके अंदर पलने लगे। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मुझे वही करना चाहिए था। हर सोच की गूंज उसे और कमजोर करती जा रही थी। ऊर्जा जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कुछ महीनों में वो महसूस करने लगी कि उसका मन लगातार थकान और बेचैनी से भरा है। हर दिन उसे वही पुरानी कहानी दोहरानी पड़ती, अपने आप से सवाल, अपने फैसलों पर शक। असल में यही चिंता और पछतावा है, एक मानसिक जहर जो तुम्हारे दिमाग और दिल की शक्ति चूस लेता है। चिंता हमें भविष्य का ड्रामा दिखाती है, जहां हर चीज गलत हो सकती है। पछतावा अतीत का हीरो बन जाता है, जो बार बार वही फिल्म चलाता है जिसमें हम असफल हैं। दोनों मिलकर हमारे निर्णय लेने की क्षमता घटाते हैं और खुशी रोकते हैं। सीमा ने एक दिन तय किया कि अब इसे ऐसे नहीं रहने देना है। उसने पहला कदम उठाया, रिफ्रेम अभ्यास। जब भी कोई चिंता आती, वो 3 आउटकम्स लिखती, सबसे बुरा, सबसे अच्छा और सबसे संभव। जैसे ही उसने वर्स्ट केस सिनेरियो को कागज पर लिखा, उस डर का आकार छोटा होने लगा और सबसे संभव आउटकम उसे एक्शन की राह दिखाने लगा। दूसरा कदम था लर्निंग लॉग। हर पछतावे वाली घटना के पीछे उसने एक सीख खोजी और उसे अंजाम की तरह लिखा। अब हर गलती केवल गलती नहीं रही, बल्कि वो उसके लिए एक पाठ बन गई। अब जब कोई पुराना सवाल उसके दिमाग में आता, वो मुस्कुराकर कहती, ठीक है, यह तो सीखने की किताब थी, अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सीमा ने महसूस किया कि डर और पछतावा तभी ताकतवर हैं जब हम उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी होने दें। जब हम उन्हें फ्रेम करते हैं और सीख लेते हैं, तो वही घटनाएं हमारी ताकत बन जाती है। याद रखो, चिंता और पछतावा हमेशा रहेंगे, लेकिन उन्हें अपना दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं। उन्हें ऑब्जर्वर बनाओ, सीख बनाओ और फिर उन्हें छोड़ दो, क्योंकि असली आजादी वही है जब तुम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे को अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सको और अपनी ऊर्जा, अपनी खुशी अपने कदमों के लिए रख सको। कभी कभी लगता है कि अगर हर चीज मेरे हाथ में होगी तो सब ठीक रहेगा। अमित को यही लगने लगा था। छोटी छोटी चीजें, ऑफिस का काम, दोस्त की राय, यहां तक कि परिवार के फैसले भी, वो हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहता था। सोचो, हर वक्त दिमाग में चेकलिस्ट, हर निर्णय पर जांच, हर पल सब सही होना चाहिए। शुरुआत में लगता था कि यह उसे सुरक्षा देगा, लेकिन धीरे धीरे यह ऑब्सेशन बन गया। एक दिन ऐसा हुआ कि अमित की सबसे भरोसेमंद योजना पूरी तरह उलट पुलट हो गई। एक क्लाइंट ने अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी।
एक दोस्त ने किसी बात पर नाराजगी जताई और घर में भी कुछ अनसुलझा मामला आ गया। पहले तो उसने हर स्थिति को अपने हिसाब से सही करने की कोशिश की, पर जितना कंट्रोल करने की कोशिश करता उतना ही चीजें और उलझती जाती। तभी उसने एक किताब पढ़ी और समझा कि यही हमारी मानसिक थकान का मूल कारण है। हम हर चीज को नियंत्रित करने का भ्रम पालते हैं। असली शांति तब मिलती है जब हम पहचान लें कि कौन सी चीज हमारे नियंत्रण में है और कौन सी नहीं। जैसे अमित ने सीखा, क्लाइंट की रेटिंग या किसी की राय उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया, उसका दृष्टिकोण और अपनी एनर्जी उसका कंट्रोल है। अमित ने एक आसान तरीका अपनाया। उसने सर्कल्स ऑफ कंट्रोल बनाया। कागज पर 2 गोले बनाए, अंदर जो नियंत्रित है, बाहर जो नहीं। अब जब कोई मुश्किल स्थिति आती, वो बस देखता कि क्या अंदर का गोला है या बाहर का। अगर बाहर का तो वो उसे छोड़ देता, अगर अंदर का तो समाधान ढूंढता। धीरे धीरे उसने कंट्रोल ड्रॉप अभ्यास शुरू किया। हर हफ्ते वह एक चीज पर कंट्रोल छोड़ता। कभी बहस नहीं करना, कभी किसी की राय को बदलने की कोशिश नहीं करना। पहले डर लगता था कि सब गलत हो जाएगा, लेकिन हर बार उसने देखा कि चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। और सबसे बड़ी सीख आई एक्सेप्टेंस मंत्रा से। मैं सब नियंत्रित नहीं कर सकता और यह ठीक है। हर बार जब यह वाक्य उसके मन में आता, तभी अंदर हल्का सा सुकून महसूस होता, क्योंकि असली आजादी तभी आती है जब हम स्वीकार कर लें कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अब अमित हर स्थिति को खुले दिल से देखता है। वो सोचता है, योजना बनाता है, लेकिन ऑब्सेस नहीं करता। अंदर की शांति महसूस करता है और सोचने में इतना उलझता नहीं कि जीना भूल जाए। तो याद रखो, जिंदगी में हर चीज पर कंट्रोल रखने की कोशिश केवल तनाव बढ़ाती है। जब तुम समझ जाओ कि क्या नियंत्रित है और क्या नहीं, और एक्सेप्ट कर लो कि सब पर कंट्रोल संभव नहीं, तभी असली सुकून, असली फ्रीडम और असली खुशी मिलती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर सब कुछ तेजी से गुजर रहा है, पर तुम बस पीछे रह गए हो? वो ईमेल्स, वो डेडलाइंस, वो बातों का हिसाब, सब तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है और तुम खुद को कहीं खोया हुआ महसूस कर रहे हो। नेहा की कहानी कुछ ऐसी ही है। वो हर दिन ऑफिस के काम और घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती, लेकिन एक सुबह उसने देखा कि उसकी चाय में हल्का सा धुंधला सा रंग और उसके हाथों का ताप उसे कितनी खुशी दे रहा है। वो पूरी तरह उस पल में मौजूद थी। चाय की सुगंध, हल्की भाप और सूरज की पहली किरण। बस 3 मिनट, लेकिन उसके दिमाग से सारी चिंता निकल गई। सारी भविष्य की भयावह कल्पनाएं और अतीत के पछतावे कम पड़ गए। उसने महसूस किया कि यही है माइंडफुलनेस, वर्तमान में पूरी तरह जीना। असल में माइंडफुलनेस ओवरथिंकिंग का सबसे सरल विरोधी है। जब तुम अभी में मौजूद होते हो, तुम्हारे दिमाग में अतीत और भविष्य के ख्यालों का जोर कम हो जाता है। यह कोई जटिल तकनीक नहीं है, बस अभ्यास की जरूरत है। नेहा ने 3 छोटी आदतें अपनाई। पहली, 3 मिनट ब्रीदिंग ब्रेक। जब भी दिमाग भागने लगता, वो सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देती। 2 मिनट, 3 मिनट, बस सांस। दूसरी, 1 टास्किंग, मल्टीटास्किंग छोड़कर हर काम पर पूरा ध्यान। एक बार उसने ऑफिस में सिर्फ एक रिपोर्ट पर फोकस किया तो पाया कि न सिर्फ काम जल्दी हुआ बल्कि क्वालिटी भी बेहतर थी। तीसरी, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। 5 चीजें देखो, 4 सुनो, 3 छुओ, 2 सूंघो, 1 स्वाद लो। पहली बार में मजाक सा लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके दिन में शांति महसूस होने लगी। नेहा ने सीखा कि माइंडफुल होना मतलब सब कुछ परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह महसूस करना है। चाय की गर्मी, सुबह की हल्की हवा, कंप्यूटर की क्लिक की आवाज, जब तुम इन्हें नोटिस करते हो तो दिमाग की ओवरथिंकिंग खुद ही कम होने लगती है। अब नेहा हर दिन छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती है। दिमाग की दौड़ रोकना आसान नहीं, लेकिन कुछ मिनट, कुछ एक्सरसाइजेस और पूरा ध्यान वर्तमान में रखना उसे दिन भर की थकान और चिंता से बाहर ले आता है। तो याद रखो, जिंदगी सिर्फ भविष्य बनाने या अतीत को सुधारने के लिए नहीं है। वो पल है जो तुम अभी जी रहे हो। अगर तुम उसे पूरा महसूस करोगे तो दिमाग की भीड़ धीरे धीरे शांत हो जाएगी और सुकून तुम्हारे साथ हर दिन रहेगा। कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो, लेकिन क्यों?
इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं समझ में आता। रोहन की कहानी कुछ ऐसी ही है। वो हर बार गुस्से में या बेचैनी में तात्कालिक निर्णय लेता। शुरू में उसे लगता कि यही बस उसका स्वभाव है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पैटर्न साफ दिखने लगे। कुछ बातें हर बार ट्रिगर होती, ऑफिस में क्रिटिसिज्म, दोस्त की टोन या खुद के एक्सपेक्टेशंस, और हर बार वही चक्र, सोच, गुस्सा, पछतावा। रोहन ने समझा कि उसे केवल अपने निर्णयों को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। इसने उसे सिखाया कि अवेयरनेस ही वह आईना है जिसमें तुम अपने सोचने के तरीके को देख पाते हो। यह कोई जजमेंट नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, सिर्फ तथ्य आधारित ऑब्जर्वेशन है। और यही अवेयरनेस धीरे धीरे ओवरथिंकिंग के चक्र से बाहर निकालती है। उसने एक थॉट डायरी शुरू की। दिन में 2 बार सिर्फ 5 मिनट वो अपने विचार लिखता। क्या आया, क्यों आया, किस कॉन्टेक्स्ट में आया। शुरू में तो सिर्फ नोट करना ही काम था, लेकिन हफ्तों में उसने देखा कि कुछ पैटर्न्स बार बार उभरते हैं। ऑफिस क्रिटिसिज्म वाले दिन उसकी चिंता 10 गुना बढ़ जाती थी, और घर पर अकेले रहने पर उसका मन हमेशा पछतावे में डूबता। फिर उसने पैटर्न स्पॉटिंग शुरू किया। हर हफ्ते वही 3 प्रमुख पैटर्न्स चुनता और उनके लिए छोटे काउंटर एक्शंस बनाता। अगर ऑफिस क्रिटिसिज्म ट्रिगर होता तो एक डीप ब्रीदिंग और पॉज लेकर प्रतिक्रिया देता। अगर अकेलेपन का पैटर्न आता तो तुरंत जर्नलिंग या शॉर्ट वॉक करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब तुम खुद के पैटर्न समझ लेते हो तो डिसीजंस ऑटोमेटिक नहीं होते, बल्कि कंट्रोल्ड और कॉन्शियस बन जाते हैं। सबसे दिलचस्प था ऑब्जर्वर रोल प्ले। वो खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह देखने लगा। रोहन अब क्या सोच रहा है? इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट ने उसकी प्रतिक्रिया और समझने की क्षमता को बदल दिया। गुस्से में भी वो खुद को बाहर से देख सकता था और केवल रिएक्ट करने की बजाय थॉटफुल एक्शन ले सकता था। आत्म जागरूकता ने उसे सिखाया कि ओवरथिंकिंग डर या अतीत भविष्य की चपेट नहीं है, बल्कि अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन की ताकत है। जब तुम खुद को पहचानते हो, अपनी पैटर्न्स देखते हो और छोटे एक्शंस अपनाते हो, तो दिमाग की भीड़ कम होने लगती है और शांति धीरे धीरे आती है। तो याद रखो, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का पहला कदम यह नहीं कि तुम सोचना बंद करो, बल्कि यह है कि तुम देखो, समझो और जागरूक बनो, क्योंकि अवेयरनेस ही तुम्हारे सोचने के तरीके का सबसे सटीक आईना है, और यही तुम्हें सच में आजादी और नियंत्रण देती है। कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा रिकॉर्ड चल रहा है जो बार बार वही पुरानी गलती दोहरा रहा है। तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करते हो वही रिप्ले शुरू। स्नेहा भी ऐसे ही फंसी हुई थी। सालों तक उसने अपने एक पुराने फैसले को लेकर खुद को दोषी माना। हर नई शुरुआत से पहले उसके मन में वही डर और पछतावा घुसता। उसकी ऊर्जा हमेशा उस गलती पर फंसी रहती। एक दिन उसने ठान लिया कि अब यही चक्र खत्म करना है। उसने समझा कि ओवरथिंकिंग अक्सर आत्म आलोचना से पैदा होती है। हम खुद को दोषी मानते हैं और हमारा दिमाग हर बार यही रिप्ले करके हमारी एनर्जी चूसता है। लेकिन माफी सिर्फ भावनात्मक राहत नहीं देती, बल्कि दिमाग के लिए सिग्नल भी है। अब इस घटना पर एनर्जी बर्बाद मत करो। स्नेहा ने लेटर एक्सरसाइज शुरू किया। उसने अपने आप को एक पत्र लिखा जिसमें हर गलती को स्वीकार किया और खुद से माफी मांगी। फिर उसने वह पत्र जला दिया। शुरू में अजीब लगा, लेकिन जैसे ही धुआं हवा में उड़ता गया, उसका मन हल्का महसूस होने लगा। वो समझ गई कि गलती को स्वीकार करना और खुद को माफ करना अलग चीजें हैं। फिर उसने कंपैशन फ्रेजेस अपनाई। मैं इंसान हूं, गलती होगी, मैं सीख रही हूं। हर बार जब कोई पुरानी घटना याद आती तो वो खुद से सॉफ्टली यही कहती। धीरे धीरे उसका दिमाग पुरानी गलती पर ऑब्सेस करना बंद करने लगा। साथ ही उसने माइक्रो रिचुअल्स भी शुरू किए। जब भी कोई पुराना डर या गलती याद आती, वो तुरंत 1 मिनट के लिए कोई पॉजिटिव मेमोरी याद करती, जैसे दोस्त की तारीफ, किसी छोटी सफलता या घर का प्यार। ये छोटी आदतें उसकी ओवरथिंकिंग की लूप को तोड़ने लगीं। आज स्नेहा कह सकती है कि खुद को माफ करना केवल एक एक्ट नहीं था, यह उसकी इनर फ्रीडम का रास्ता था। हर माफी का मतलब था, अब मैं अपनी एनर्जी नए अवसरों और ग्रोथ में लगाऊंगी,
तो याद रखो, जो गलती तुमसे हुई वो तुम्हारे लिए सीख है, ना कि पनिशमेंट। जब तुम खुद को माफ करना सीख जाते हो तो मन की भीड़ कम होती है, ओवर थिंकिंग रुकती है और नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास आइडियाज तो हैं, लेकिन शुरुआत ही नहीं होती। अनिल की कहानी कुछ ऐसी ही है। वो सालों से अपनी बुक लिखना चाहता था, हर दिन नई सोच, नए प्लान, नए रिविजन्स, पर असल में कुछ नहीं लिखा। क्या लोग इसे पसंद करेंगे? अगर गलती हो गई तो शायद मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है। सोच का यह एंडलेस लूप उसे एक्शन लेने से रोक रहा था। फिर एक दिन उसने बस एक छोटा कदम उठाया। 500 शब्द लिखकर उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसके मन में डर था कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लाफ करेंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने यह पहला छोटा एक्शन लिया, उसकी जर्नी शुरू हो गई। लोगों ने फीडबैक दिया, उसने सुधार किया और धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुई। अब वह समझ गया कि एक्शन ही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा एंटीडोट है। असल में सोच जरूरी है, पर लगातार सोचते रहना निर्णय को स्थगित कर देता है। ओवरथिंकिंग तब खत्म होती है जब तुम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करने लगो। छोटे छोटे एक्शन, चाहे इम्परफेक्ट हों, तुम्हें वास्तविक फीडबैक और सीख देते हैं, और यही अनुभव आगे बड़े फैसलों के लिए एनर्जी और क्लैरिटी बनाता है। अनिल ने कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज अपनाई। 2 स्टेप रूल। कोई भी निर्णय लेने से पहले सिर्फ 2 छोटे कदम तय करना, जैसे पहला ईमेल भेजना या पहला पन्ना लिखना। एक्सपेरिमेंट माइंडसेट। रिजल्ट सही न भी हो तो भी एक्सपीरियंस गेन माना। हर फेलियर को पनिशमेंट नहीं, लर्निंग माना। डेडलाइन फोर्सिंग। माइक्रो डेडलाइन सेट किए, जैसे 48 घंटे में पहला ड्राफ्ट। अब प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग कम हो गया और एक्शन की हैबिट बिल्ड हुई। धीरे धीरे अनिल ने महसूस किया कि फियर ऑफ फेलियर हमेशा रहेगा, लेकिन छोटा एक्शन हर बार डर को कमजोर कर देता है। हर छोटे कदम से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है और ओवरथिंकिंग की लूप टूटती है। याद रखो, सोचना जरूरी है, लेकिन सोचना प्लस एक्शन लेना ही ग्रोथ और फ्रीडम की कुंजी है। जितना देर तक तुम सोचते रहोगे, उतना ही डिसीजंस पर एनर्जी बर्बाद होती है। छोटा, कंट्रोल्ड और कंसिस्टेंट एक्शन ही तुम्हारे मन और जीवन को शांत करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ वही है जो हम रोज करते हैं, काम, डेडलाइंस, दूसरों की राय और कभी कभी खुद की आलोचना। आदित्य भी ऐसे ही फंसा हुआ था। वो हर दिन यही सोचता कि अगर कोई काम परफेक्ट ना हुआ तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर किसी ने उसकी आलोचना की तो उसका आत्मसम्मान गिर जाएगा, और हर छोटी छोटी चीज पर उसका दिमाग ओवरथिंक करने लगता। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब यही चक्र टूटना चाहिए। उसने महसूस किया कि ओवरथिंकिंग केवल तकनीक या हैबिट का मसला नहीं है, असल में यह नजरिए का मसला है। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुशी, अपनी वैल्यू को सिर्फ फेलियर्स, काम या दूसरों की राय से जोड़ोगे तो दिमाग हमेशा बेचैन रहेगा। आदित्य ने अपनी सोच बदलने की शुरुआत छोटी छोटी आदतों से की। सबसे पहले उसने वैल्यूज लिस्ट बनाई। 5 चीजें जो उसके लिए सचमुच मायने रखती थीं, जैसे फैमिली, लर्निंग, हेल्थ, क्रिएटिविटी और इंटेग्रिटी। अब वो हर काम, हर निर्णय इन वैल्यूज के अनुसार करता। अगर कोई काम या सिचुएशन इन वैल्यूज से मेल नहीं खाती तो उसने उसे छोड़ना या इग्नोर करना सीख लिया। दूसरी, ग्रैटिट्यूड रिचुअल। हर रात सोने से पहले उसने 3 अच्छी चीजें लिखनी शुरू की। पहले कुछ भी खास नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में सकारात्मकता बढ़ने लगी। छोटे छोटे अचीवमेंट्स, दोस्त का एनकरेजमेंट, सुबह की ताजी हवा, सब उसकी एनर्जी और खुशी में शामिल हो गए। तीसरी, लॉन्ग व्यू हैबिट। हर महीने वह खुद से पूछता, क्या यह 5 साल बाद मायने रखेगा? कभी कभी छोटी परेशानियों और आलोचनाओं पर जो स्ट्रेस आता था, वो अचानक छोटा लगने लगता। इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट ने उसके ओवरथिंकिंग के लूप्स को टूटने में मदद की। धीरे धीरे आदित्य ने महसूस किया कि माइंडसेट बदलना ही सबसे बड़ा इलाज है। जब तुम अपनी नजरिए को सही दिशा में मोड़ते हो, अपने वैल्यूज, अपनी डेली विक्ट्रीज और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हो, तो दिमाग की भीड़ और ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। आज आदित्य कह सकता है कि उसका जीवन पहले से हल्का और शांत है।
वो समझ गया कि जिंदगी सिर्फ परिणामों या दूसरों की राय के बारे में नहीं है। यह उन छोटे छोटे क्षणों, उसकी पसंदीदा चीजों और अपने नजरिए में बदलाव के बारे में है। याद रखो, ओवरथिंकिंग का अंतिम इलाज टेक्निक या हैक नहीं है। यह है अपने नजरिए को बदलना, छोटे डेली प्रैक्टिसेस अपनाना और अपनी वैल्यू को सही जगह पर रखना। जब तुम यह सीख जाते हो तो मन की भीड़ स्वतः शांत हो जाती है और हर दिन तुम्हारे लिए एम्पावरमेंट और सुकून लेकर आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गया है। हर बात पर शक, हर फैसले पर डर, हर भावना पर सवाल, और हम बस सोचते रहते हैं। यही ओवरथिंकिंग है। वो सुरक्षा का जाल है जिसे दिमाग हमें बचाने के लिए बनाता है, लेकिन धीरे धीरे वही जाल हमें कैद कर देता है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस महसूस करना ही काफी होता है। मुझे याद है मेरा एक दोस्त सीमा, जो हर शाम अपनी गलती सोच समझकर खुद को दोष देती थी। एक दिन उसने बस बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दिया और वो एहसास आया, सब ठीक है, मैं अभी इस पल में हूं। बस वही छोटा सा अनुभव उसके दिमाग की दौड़ को रोकने के लिए काफी था। जब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो, जब तुम अपने विचारों को सिर्फ देखना और समझना सीख जाते हो, तब समझते हो कि शांति किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि सोचों को छोड़ने में है। जिंदगी को हल्के में लेना कोई गलती नहीं है, वो असली समझ है। तुम्हें हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा, पर अगर तुम चलना शुरू कर दो, रास्ते खुद जवाब देने लगेंगे। जैसे अमित ने अपनी नौकरी बदलने से पहले सैकड़ों सवाल पूछे, पर जब उसने पहला छोटा कदम लिया तो आगे की राह खुद ही खुल गई। इसीलिए आज फैसला करो, अब जिंदगी को ओवरथिंक नहीं करना, बस लाइव डीपली, फील फुली, एक्ट ब्रेवली। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो अपने ही दिमाग की लड़ाई में उलझा हुआ है। कभी कभी सिर्फ एक लाइन किसी की जिंदगी बदल देती है। और हां, अगर तुम भी अपने दिमाग की शांति वापस पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम बात करते हैं सोच से आजादी की, जिंदगी से जुड़ाव की।